नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आई क्यू आरएम पर। दोस्तों, कल हमने एनसीईआरटी की क्लास 6 की इतिहास यात्रा शुरू की थी। मतलब हमने इतिहास की एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम एनसीईआरटी की 6 से लेकर के 12th तक की एनसीईआरटी की पुस्तकों का अध्ययन करेंगे। तो इसी क्रम में हमने पहला चैप्टर स्टार्ट कर दिया था कल, और उसमें आज हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। हमने पहले चैप्टर में समझा था क्या, कब, कैसे, कहाँ, ये सारी बातों पर हमने विस्तृत चर्चा की थी। उस चैप्टर में क्या लिखा गया था, कहाँ पर मानव रह रहा था, कहाँ पहले खेती हुई, कहाँ पहले चावल उगाया गया, मानव शिकार कर रहा था, क्यों कर रहा था, वो कहाँ रहता था, इन सारी बातों पर हमने चर्चा की थी। इसी क्रम में हम आज दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। तो ये क्लास 6 का दूसरा चैप्टर है इतिहास का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये पहला पेज है जिसमें उन्होंने एक एनसीईआरटी ने एक छात्र की जो है एक स्टोरी छापी है जिसमें कहा गया है तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा होता है। तो वो बाहर उसे खिड़की पे बैठा होता है, खिड़की वाली सीट से। तो बाहर देखता है पेड़ पौधे देखता रहता है। तो इतनी देर में उसके चाचा आते हैं और चाचा उसके पीछे हाथ रखकर बोलते हैं, क्या पता है तुम्हें बेटा? ये चाचा कह रहे हैं, कभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है लोगों ने मात्र 150 साल पहले यानी 150 साल पहले ही रेल से यात्रा करना शुरू की थी। उससे पहले तो यानी कि बस तो इसके कुछ दशक बाद आई। पहले रेल आई, उसके बाद बस आई। उसके चाचा ये बात बता रहे हैं उस बच्चे को। तो अब बच्चे के मन में सवाल आता है। तो तुषार जो है सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी तो वे क्या यात्रा नहीं करते थे? बच्चों के ऐसे सवाल होते हैं। अब उसके मन में सवाल आया कि जब ये रेल पहले नहीं थी 150 साल पहले, बस भी बाद में आई है, तो फिर लोग कैसे जाते थे? क्या वो यात्रा नहीं करते थे? इस तरीके का उसके मन में सवाल आया। तो फिर यही सवाल हम ये तो 150 साल पहले के मन में बात आ गई इसकी जो है कि 150 साल पहले जब रेल नहीं थी तो लोग कैसे जाते। अब हम इतिहास में क्या बात कर रहे हैं? 1000 साल पहले, 5000 साल पहले, लाखों साल पहले की बात कर रहे हैं। तो फिर यहाँ आपके मन में क्वेश्चन है, तो वहां जो है जीवन कैसा रहा होगा, वहां का मानव किस तरीके से रहता होगा? यही इतिहास का अध्ययन है। तो उनके क्रियाकलापों का अध्ययन, वो क्या खाते होंगे, क्या पीते होंगे, क्या नहीं करते होंगे, इस तरीके के क्वेश्चन इतिहास में किए जाते हैं। तो अब बात आती है कि जो इसके तुषार के मन में सवाल आया कि क्या उस समय लोग नहीं जाते होंगे। हमने कल पढ़ा था, जो पहला लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था कि मानव जो है भारत के उपमहाद्वीप पर एक जगह से दूसरी जगह गए, यानी लोग यात्रा करते थे। तो यात्रा करते थे तो क्यों करते थे, हमने उसके कारण भी बताए थे। अब यहाँ विस्तृत थोड़ा सा कारण दे रहा है जो है एनसीईआरटी। क्या कह रहा है कि आरंभिक मानव जो था वो आखिर वो इधर उधर से क्यों घूमते थे। क्वेश्चन है कि शुरुआती मानव इधर उधर से क्यों जाता था, इधर से उधर। तो इसका जवाब है कि साहब, जैसे कह रहे हैं, हम लोगों के बारे में जानते हैं जो इस महाद्वीप से 20 लाख साल पहले रहा करते थे। यानी यहाँ किसकी बात हो रही है? 20 लाख साल पहले जो मानव रहा करते थे, जो क्रियाकलाप करते थे, उनके बारे में जानने की बात कर रहे हैं हम। यानी उनके बारे में बात हो रही है। इन्हें ही हम किसके नाम से जानते हैं? आखेटक और खाद्य संग्राहक। यानी आखेट यानी कि शिकार करने। तो शिकार करके जो खाना खाते थे और शिकार करके जो है संग्रह करते थे भोजन का, जंगलों से उत्पादों का। तो उन्हें हम किस नाम से कह रहे हैं? आखेटक खाद्य संग्राहक। किसको? जो 20 लाख साल पहले यहां मानव रह रहा था। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर, इन शब्दों पर ध्यान दीजिए, भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता था। क्यों? भोजन का इंतजाम करने की विधि क्या थी इनकी? आखेट करते थे। यानी ये क्या करते थे? शिकार करते थे। शिकार करके अपना भोजन बनाते थे और शिकार करके ही जो है संग्रह करते थे भोजन का। या फिर जंगलों में जाते थे, जंगलों से फल फूल पेड़ खाने योग्य जो चीज होती थी उनको इकट्ठा करके रखते थे। इसलिए इन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक की संज्ञा दी जा रही है। आमतौर पर खाने के लिए जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियां पकड़ के खाते थे, चिड़िया पकड़ के खाते थे,
फल, मूल, दाने, पौधे, पत्ते, अंडे, इस तरीके की चीजें इकट्ठा करते थे, इसलिए इन्हें नाम दिया गया आखेटक खाद्य संग्राहक। तो ये एक जगह से दूसरी जगह घूमा करते थे, आते जाते रहते थे। तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? तो एनसीईआरटी इसके 4 कारण बता रहा है, संभवतः 4 कारण। देखिए, हम इतिहास में जो भी बात करेंगे वो संभवतः होगी, एग्जैक्ट दावा नहीं किया जा सकता कि वो यही करते होंगे। तो इसलिए हम कहेंगे करते होंगे, करते थे नहीं लगाएंगे हम इतिहास में, ठीक है, कि वो खाना खाते यानी कि वो शिकार करते थे, ऐसा दावा नहीं करना है, या ये नहीं करना कि वो कृषि करते थे, कृषि करते होंगे। इस तरीके के अंदाजे लगाए जाते हैं इतिहास में, क्योंकि आपने तो देखा नहीं, हम चीजों को देख, इतिहासकार जो है चीजों को देख करके उनमें उनका अध्ययन करके अंदाजा लगा रहे हैं, तो अंदाजा होंगे में ही रहेगा, ठीक है। तो इसका पहला कारण बता रहा है एनसीईआरटी कि यह अगर वे एक ही जगह पर ज्यादा दिनों तक रहते थे, यानी कि ये अपने आप तो कोई चीज उगा नहीं रहे हैं, अपने आप तो चीज कुछ बना नहीं रहे हैं, जंगल की संपदा पर निर्भर है, शिकार करके खा रहे हैं, तो जब एक ही जगह पर रहेंगे तो वहां की चीजें भी तो खत्म होंगी। पता चला इतना खा लिया इन्होंने, इतना खा लिया कि आसपास के पेड़ खत्म हो गए, खाने वाली चीजें खत्म हो गई, तो जब खाने वाली चीजें खत्म हो गई तो उनकी तलाश में अब ये दूसरी जगह जाएंगे। तो यही बता रहा है कि ज्यादा दिनों तक एक जगह रहते थे तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, क्योंकि ये उगा तो कुछ रहे नहीं है, उगा कुछ नहीं रहे, खाए जा रहे हैं और खा करके खत्म कर दे रहे हैं, तो इसलिए फिर ये दूसरी जगह जाते थे तलाश में। तो पहला कारण ये हो गया। दूसरा कारण है कि साहब जानवर, जैसे ये अपने भोजन के लिए दूसरी जगह जा रहे हैं, तो जानवर भी तो एक जगह से दूसरी जगह जाते होंगे भोजन का, वो भी तो खा करके एक जगह की घास को या जो पेड़ पौधे उनको खत्म कर देते होंगे। तो भोजन के लिए जो जानवर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं, जैसे हिरन हो गया, गाय हो गई, भेड़ हो गए, इस तरीके के जानवर, तो उनके पीछे पीछे ये भी जा रहे हैं, क्योंकि शिकार करते थे। तो इनके एरिया में जब नहीं दिख रहा है इन्हें जो है कोई शिकार, कि किसका शिकार किया जाए, आज कैसे खाया जाए, आज तो पेट में भूख लगी है, नॉनवेज खाना ही है, खाना है, तो नॉनवेज खाने के लिए अब ये देख रहे हैं। अब इन्हें पता चला फला जगह जानवर मिल सकते हैं, तो वहां दौड़े चले गए, जानवर वहां से आगे चले गए तो वहां चले गए, वहां मार करके खा रहे हैं। तो जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण या मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। शब्द में ध्यान दिए, जाया करते होंगे, ठीक है, 100% कोई बात नहीं कहनी है। तो दूसरा कारण ये हो गया कि पहला कारण तो ये होगा कि एक जगह रहते थे तो वहां के आसपास के फल, पेड़, पौधे समाप्त कर देते थे खा खा करके, इसलिए दूसरी जगह तलाश में जाते थे। दूसरा कारण है कि जो जानवर थे वो अपने भोजन के लिए दूसरी जगह जाते थे, जो शिकारी जानवर थे वो शिकार करने के लिए दूसरी जगह जाते थे एक जगह से, तो उनके पीछे पीछे ये भी जाते थे उनका शिकार करने के लिए। अब तीसरा कारण बता रहा है एनसीईआरटी कि पेड़ों और पौधों में फल फूल जो है अलग अलग मौसम में आते हैं, तो अलग अलग मौसम में आते हैं। जैसे मान के चलो अभी आम का सीजन खत्म हुआ, दशहरी आम आपने खूब खाया होगा, उससे पहले तरबूज खरबूज का सीजन, तो ये मौसम के अनुसार फल आ रहे हैं, तो उस समय भी मौसम के अनुसार चीजें मिलती होंगी, फल पेड़ पर जो है फल फूल लगते होंगे मौसम के अनुसार। तो जब मौसम के अनुसार फल लगते होंगे, इनके यहाँ जो है कोई अलग मौसम में कोई अलग फल आ रहा है, तो उस मौसम में तो अब फल आ ही नहीं रहा, तो अब ये क्या खाएं, इनके लिए चिंता का विषय हो गया। तो फिर ये ऐसी जगह जा रहे हैं कि जहां पर उस जो मौसम है उसके अकॉर्डिंग चीजें उग रही हो, उसके अनुसार जो है वहां फल उग रहे हो, तो उसे ढूंढने के लिए जा रहे हैं। तो पेड़ और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे, ठीक है। अब चौथा कारण बता रहे हैं, चौथा कारण बता रहा है एनसीईआरटी पानी के लिए, कि साहब जब यहाँ एक जगह रह रहे हैं तो ज्यादातर जो नदियां या झीलें हैं वहां पानी वर्षभर रहता है। जैसे बता रहा है पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता, ये बात आप भी जानते हैं। बिना पानी के आप जो है एक दिन भी नहीं रह पाएंगे, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा आप जो करेंगे, अब जिद पे अड़ जाएंगे तो रह ही लेंगे, लेकिन नहीं रह पाएंगे, आपको लगेगा ही पानी पीना ही पीना है। और पानी झीलों, झरना तथा नदियों में मिलता है, हालांकि यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, लेकिन कुछ झीलों और नदियां ऐसी होती हैं जिनमें बरसात के दौरान ही पानी आता है, वर्षा जब होती है तभी पानी आता है।
तो हो सकता है इनमें से कुछ लोग ऐसी नदियों और झील के किनारे रहते होंगे जहां पानी जो है नेचुरल तरीके से कम आता हो, वर्षा जब होती होगी तब वहां पानी बढ़ता होगा, तो जब ये पीते होंगे। जब वर्षा नहीं हो रही तो वो नदी सूखी पड़ी है, झील सूखी पड़ी, तो इनके लिए पीने के लिए पानी नहीं है, तो पानी की तलाश में ये दूसरे क्षेत्रों में जाते होंगे। ठीक है, तो ये कह रहा है लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। ठीक है, आपको भी ऐसे ही शब्दों का यूज करना है जब आप अपने नोट्स लिखें या आंसर राइटिंग करें, तो होगा, होंगे, इस तरीके के। ठीक है, 100% आपको श्योर होकर के कोई बात नहीं लिखनी है। अब कह रहा है आरंभिक मानव के बारे में जानने की जानकारी हमें कैसे मिलती है। कल मैंने बताया था, जो चैप्टर पहला था उसमें मैंने बताया था कैसे मिलती, उसमें यही तो सवाल के जवाब दिए गए थे, क्या, कैसे, कब, कहाँ, इस सब की जानकारी दी थी। तो कैसे मिलती है जानकारी, उसके मैंने 2-3 जो है आपको उदाहरण दिए थे, जैसे पांडुलिपियों से मिलती है जानकारी, आपको जो है अभिलेखों से मिलती है जानकारी, पुस्तकों से मिलती है जानकारी, या पुरातत्व जो स्थल है वहां से जानकारी मिलती है, जो भी वहां के प्राचीन काल के जो है औजार हथियार जो भी मिलने उनसे जानकारी मिलती है। तो यही बता रहा है कि पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखिर तक खाद्य संग्रह करते थे। अगर वो इन हथियारों का या कुछ चीजों का वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनसे उनकी जीवन शैली का थोड़ा बहुत पता लगाया जा सकता है, क्या करते होंगे। तो पुरातत्वविदों को ऐसी चीजें मिली हैं जिनका निर्माण ये करते थे लोग। तो यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए होंगे। क्योंकि इनके ही क्यों बनाए होंगे, क्योंकि इनके पास आसपास यही है, ये मांस खा रहे हैं, नॉनवेज खा रहे हैं शिकार करके, तो हड्डियां बची रह जा रही हैं, तो हड्डियां सामने पड़ी हुई हैं, दिन भर इसके पास कोई काम ही नहीं है, और ये दिन भर बैठा हुआ है, लेटा हुआ, सो रहा है, सामने हड्डी दिखी, इसके दिमाग में कुछ आए, अरे इसकी तो नोक बन गई, इससे तो कुछ काटा जा सकता है, अरे इससे तो किसी का मर्डर किया जा सकता है, तो इसके दिमाग में है, तो उसको ही उसने हथियार बना लिया। पत्थर देख रहा, अरे रगड़ के देख रहा, अच्छा इससे तो छीलने के काम आएगा, अरे इससे तो कट भी जाता है, तो कट भी जाता है, इस तरीके के ये करता रहा होगा, तो इसलिए इसने इसके औजार बना लिए। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हुए हैं। पत्थरों के क्यों बचे होंगे, क्योंकि लकड़ी गल सड़ गई होगी मिट्टी के अंदर, हड्डियां भी ऐसे ही, लेकिन पत्थरों के औजार ज्यादा बचे होंगे, कुछ हड्डियों को भी मिले हैं। इनमें से कुछ औजारों का प्रयोग क्या करते होंगे, वो फल फूल काटने, हड्डियों और मांस काटने, और पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए करते होंगे। यानी जो जड़मूल खा रहे हैं ना, ये पेड़ की मूल खा रहे हैं, तो उसको खोदने के लिए पत्थर का इस्तेमाल करते होंगे, जिसे हम औजार कह रहे हैं, हथियार कह रहे हैं, तो उससे खोद रहे होंगे, छाल काट रहे होंगे, फल तोड़ रहे होंगे, जब मांस ले आए तो मांस को काटने के लिए या उसकी खाल उतारने के लिए उस पत्थर के औजार का इस्तेमाल कर रहे होंगे ये। ठीक है, तो यही बता रहा है। उसके बाद कुछ के साथ हड्डियां और लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। अब साहब ये पत्थर के औजार है, तो इसका हाथ छिल जा रहा है काटते काटते, अब इसका हाथ छिल के इसके खून आ रहा है। अब ये कह रहा है अरे क्या नाटक हो गया, मैं खुद खाने गया था, मेरी ब्लड निकल आया, तो अब इसका इंतजाम करने की सोच रहा है, अरे कुछ तो इसका इंतजाम करूं जिससे कम से कम मेरे तो चोट ना लगे। तो अब ये देख रहा है कि इस इंतजाम है कि लकड़ी को जो थोड़ा रगड़ रुगड़ के फिट कर दे रहा है उसमें, हड्डी को जो चिकनी होती है हड्डी, तो उसको फिट कर दे रहा है उसे किसी तरीके से उसमें, तो उसने मुट्ठा बना दिया, भाले के रूप में काम कर रहा है, बाण के रूप में काम कर रहा है वही। ठीक है, तो कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी, और लकड़ियों का उपयोग किसके लिए कर रहा होगा, ये ईंधन के साथ साथ झोपड़ियों और औजार बनाने के लिए भी कर रहा होगा। अब ये केवल उस मानव के लिए बात नहीं की जा रही है जो हमारे 20 लाख साल पहले की बात की थी मैंने, उसके लिए नहीं, केवल ये चरण वाइज बात की जा रही है। पूरे प्राचीन जो पुरा पाषाण या पाषाण काल के जो लोग रहे होंगे या नव पाषाण के, उनके क्रम में बात की जा रही है कि पहले तो इसने ईंधन या झोपड़ी बनाना नहीं किया होगा, वो तो शिकारी है, घूम रहा है, वो तो नहीं रह रहा है झोपड़ियों में, लेकिन धीरे धीरे जब विकास हो रहा है तो यहां तक पहुंचा होगा। ठीक है, तो आरंभिक मानव के बारे में हमें जानकारी ऐसे मिलती है, ये बता रहा है एनसीईआरटी। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक चित्र है, इसमें चित्र में दिखाया गया है कि इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था पत्थर का, तो ये जो है जड़ों को खोद रहा है यहाँ पर,
पेड़ की, ठीक है। दूसरे में दिखा रहा है कि जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए काम आता था। तो यहाँ पर ये वस्त्रों को सिलता हुआ दिख रहा है, जो जानवरों की खाल है जो उसने उतारी है, निकाला है, उसको पहनने के लिए। अब देख रहा है ब्लेजर बन गया, इससे तो अरे इससे तो ठंड रुक गई। इस तरह के दिमाग में आ रहा तो मैंने चला इसे कुछ ना कुछ तकड़म लगा के सिल लेता हूँ। तो पत्थरों के औजार से उसे सिलने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब रहने की जगह निर्धारित करना, कल मैंने बताई थी कुछ जगह जो है रहने की, कौन कौन सी जगह थी। अगर किसी ने लेक्चर देखा हो तो वो कमेंट करके बताइए कौन कौन सी जगह थी। यहाँ मैं लिख ही रहा हूँ, हालांकि अगर आपको पता है तो बताइए। नर्मदा घाटी थी एक, तो नर्मदा नदी के पास नर्मदा घाटी, वहां रह रहा था मानव। दूसरी कौन सी थी? दूसरी थी सुलेमान, एक सेकंड, सुलेमान और किरथर पहाड़ियां थी ना। आप भी कमेंट करते जाइए साथ के साथ। सुलेमान और किरथर पहाड़ियां, किरथर पहाड़ियां थी। तीसरी कौन सी थी? तीसरी थी साहब गारो, गारो पहाड़ियां। और चौथी थी विंध्य पहाड़ियां। पांचवी कौन सी थी? गंगा एवं उसकी सहायक नदियां। गंगा एवं उसकी, यहां लिख देता हूं मैं, गंगा एवं उसकी सहायक नदियां, जैसे सोन नदी थी, सोन नदी, गंगा एवं सहायक नदी। उसके बाद कौन सी थी? सिंधु नदी। तो इन जगहों पर रह रहा था मानव। सिंधु नदी ये मैंने कल पहले चैप्टर में बताई थी, उसको एक बार देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इन जगह पर रह रहा था। अब यहां ये अलग तरीके से बताएगा, क्योंकि यहां पर अब थोड़ा सा कठिनाई का स्तर बढ़ रहा है। हम पहले चैप्टर से दूसरे चैप्टर में आ रहे हैं। तो कल हमने बेसिक समझी थी चीजें, अब यहां थोड़ी सी और देखिए। मानचित्र देखेंगे, यहां देख, ये मानचित्र आगे लगाया मैंने। लाल त्रिकोण वाले स्थान वे स्थान हैं जो पुरास्थल हैं, जहां पर आखेटक खाद्य संग्राहक के होने के प्रमाण मिले हैं। कौन से? ये इस तरीके का चिन्ह बना हुआ है, इसमें मैं दिखा देता हूं आपको। ये दिख रहा है आपको, लाल चिन्ह है, ये त्रिकोण वाला। एक ये, एक यहां पर है, एक यहां पर है, और ये तीन तरीके, इस तरीके से चित्र दिखाए हैं, जिसमें कुरनूल गुफाएं हैं आंध्र प्रदेश में, ये जो है हुंसगी है ये कर्नाटक में, और इधर भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। ये तीन जगह हैं जहां पर जो है आरंभिक मानव के जीवन के प्रमाण मिले हैं, आरंभिक मानव के होने के प्रमाण मिले हैं। इन जगह पर वो रहता था। आखेटक खाद्य संग्राहक के होने के प्रमाण है। इनके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। अब ऐसा नहीं है कि केवल इन्हीं इस जगह पर रहते थे, ये तीन जगह पे ही रह रहे हैं, इनके अलावा भी अन्य जगहों पर रहते थे। लेकिन ये कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं जिनको दर्शाया गया है, जिनको बताया गया है, ठीक है। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए, कई पुरा स्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। यहां पर महत्वपूर्ण स्थलों को चिन्हित किया गया है, ठीक है। ये आप याद रख सकते हैं कि आरंभिक मानव जीवन के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, या आखेट खाद्य संग्राहक, आखेटक खाद्य संग्राहक मानव जीवन के साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं। तो आप इन तीन नाम को लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। पहला है भीमबेटका, दूसरा है कुरनूल गुफाएं, तीसरा है हुंसगी, ठीक है। ये आंध्र प्रदेश में, ये कर्नाटक में है, ये भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, ठीक है। अब बात करते हैं, अब ये चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते थे जहां पर पत्थर ज्यादा हो, अच्छे पत्थर मिल जाएं, जिनसे अच्छे हथियार बनाए जा सके, नुकीले बनाए जा सके, या आसानी से पत्थर मिल जाए। तो ऐसी जगह पर रहा करते थे। तो ऐसी जगह पर रहने के लिए उन्हें कौन सी जगह चाहिए? जहां पर गुफा हो, पत्थरों के अंदर जो चट्टान हो, चट्टानों के अंदर गुफा हो, ऐसी जगह पर रहेंगे। तो ये देखिए चट्टान है, यहां से आसानी से ऐसे हाथ में मारेगा तब भी पत्थर निकल आएगा। एक पत्थर की क्या निकल आएगी? एक परत निकल आएगी, वो काटने पीटने के काम आ सकती है, नुकीली होगी इसकी कोर जो है, ठीक है। तो इसलिए ऐसी जगह ढूंढता था वो।
यहाँ पर चित्रकारी दिखाई गई है। अभी आपके लिए बहुत ज्यादा जानना जरूरी नहीं है, बस बेसिक जान लीजिए चित्रकार का मतलब। तो जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवार पर चित्र मिले हैं। अब ये चित्र क्यों बना रहे होंगे? खाना पीना खा करके मस्त जो है लेटे हुए हैं, अब कुछ करने के पास इनके लिए है नहीं है, अब लेटे हुए हैं तो कभी तो बोर होते होंगे, कुछ तो दिमाग में आता हो यार क्या ही कर रहा हूं मैं, ये खाया पिया सुबह निकाल दिया, फिर वो सो गया, फिर खाया पिया सो, कुछ नहीं, यही जीवन है, सोता रहता हूँ दिन भर, करूँ क्या? इसी दिमाग में रहता है, दिमाग में हमेशा कौन सा शिकार करना है, हिरन मारना है कि शेर मारना है, कुत्ता मारना है कि भेड़िया मारना है, भेड़ मारनी है कि बकरी मारनी है, यही दिमाग में चल रहा है। कुछ तो मेरा जीवन का उद्देश्य होगा, अलग चीजें। तो अब इसके दिमाग में कुछ आई तो इसने कला सीख ली, तो कला सीख ली तो चित्रकारी कर रहा है, बैठ जहां रह रहा है वहीं पे कुछ कोयला वगैरह या पत्थर उठा लिया, उससे रगड़ रहा है दीवार पे, कुछ ना कुछ बनाया जा रहा है। तो उसी बनाने के क्रम में इसने चित्रकारी कर दी। तो ये जानवर है जिसके पीछे जो है मनुष्य भाग रहा है, तो इसने रेखा चित्र किया है ये, ठीक है। तो जिन गुफाओं में वो रहते थे उनमें कुछ दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं में मिले हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया है। कितनी कुशलता से और सजीव चित्रण किया, देखो 1 मिनट में पहचान लिया, मतलब एक विदिन सेकंड पहचान लिया कि ये जानवर है जिसके पीछे आदमी भाग रहा है, कोई दिमाग ही नहीं लगाना पड़ा, ये उस समय का मानव बना रहा है, तो कुशल तो है ही है ना, ठीक है। आगे देखिए, ये चट्टान में दिखाई दी। उसके बाद पुरास्थल किसे कहते हैं? पुरास्थल किसे कहेंगे? जहां आरंभिक जीवन के मानव के या कुछ चीजें मिली होंगी, वो क्या यूज करता था, क्या खाता पीता था, तो पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, ठीक है। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया होगा, इसलिए हम उससे अंदाजा लगाते हैं वो किस तरीके से खाते पीते रहते होंगे, उनकी जीवन शैली क्या होगी, जीवन शैली। बाद में वे उन्हें वहीं पर छोड़ गए होंगे। अब साथ तो ले नहीं जाएंगे, झोला तो उन्होंने बना नहीं रखा था, बैग तो नहीं है उनके पास, ट्रॉली बैग जिसमें भर के सारा सामान ले जाएं, यहीं बनाया था, यहीं छोड़ गए। जमीन के ऊपर अंदर कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आप अगले अध्याय में जानेंगे, एनसीईआरटी कह रहा है, जब हम तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे वहां जानेंगे, यहाँ हल्की हल्की आपके लिए। अब देखिए साहब, आग की खोज के साक्ष्य मिल रहे हैं हमें यहाँ पर कि आरंभिक मानव के बाद जब चीजें बढ़ रही होंगी, जीवन आगे चला होगा, तो लोग उस मानव ने आग जलाना भी सीख लिया होगा। अब सीख लिया होगा, इसके साक्ष्य कैसे मिल रहे हैं? तो कोई राख मिल रही होगी। तो जैसे कुरनूल गुफा है, ये कुरनूल गुफा यहां पर देख सकते हैं आप इसे, ये कुरनूल गुफा है ना, जहां पर जो है पुरा पाषाणकालीन जो स्थल थे, जहां पुरा पाषाणकालीन लोग रह रहे थे, आखेटक खाद्य, आखेटक जो लोग थे संग्राहक, वो रह रहे थे। इन कुरनूल गुफाओं में राख के अवशेष मिले हैं। तो राख के अवशेष मिले हैं, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आरंभिक लोग जो थे वो आग जलाना सीख गए होंगे या सीख गए थे, तभी तो आग मिल रही है। नहीं, राख क्यों? राख मिलने का मतलब क्या? बिना आग के तो राख नहीं बन रही है। तो आग का इस्तेमाल वो कई कार्यों के लिए करते होंगे, जैसे प्रकाश के लिए, रात हो गई है, अंधेरा हो गया, गुफा में जाना है, तो अब कैसे जाए? घुसा, माथा फूट गया उसका गुफा में लग के। अब इसके दिमाग में आया यार कुछ तो होना चाहिए जिससे मुझे कुछ दिखे, तो इसने पत्थर रगड़ के आग जला डाली और प्रकाश के लिए यूज कर रहा है। भोजन, अब जब आग जल गई तो ऐसे लगा, अरे इससे तो मैं जल रहा हूं, 1-2 बार जल गया होगा तो इसका हाथ जो है ठीक ठाक ऐसा भुन गया होगा, तो इसके दिमाग में आया, ओहो आज तो भुना मुर्ग खाऊंगा, मुर्ग भी तो पका सकता हूं मैं। तो इस तरीके से अब ये गोश्त पकाने का काम कर रहा होगा, ठीक है। तो मांस भूनने के लिए इसको यूज करते होंगे ये, या खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए, यानी आग से खतरनाक जानवरों को डरा करके भगाने के लिए यूज करते होंगे। यहाँ एक क्वेश्चन पूछा है कि हम आज आग का प्रयोग किस लिए करते हैं, तो आप बताइए किस लिए करते हैं? आप कहेंगे साहब हम तो खाना पकाने के लिए करते हैं। बहुत सीमित सोच रहे बच्चे, खाना पकाने के अलावा बहुत चीजों में आग का काम हो रहा है, इंडस्ट्री पूरी इसी पे चल रही है, ठीक है, वो अलग वैसे हो जाएगा। नाम और तिथियां, नाम और तिथियां कैसे रखी जाती हैं, किस तरीके से, ये हालांकि कल मैंने बताया था। तो यह कह रहा है हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं उसे पुरातत्वविदों ने बड़े बड़े नाम रखे हैं, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, इस तरीके के नाम। तो आरंभिक काल को वे पुरा पाषाण काल कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? पुरा पाषाण काल कह रहे हैं वो आरंभिक काल को। इसको मैं एक डिटेल में बताऊंगा कि पुरा पाषाण काल कितने भागों में बांटा जाता है, निम्न पाषाण किस तरीके से।
हालांकि वो आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, क्योंकि आपकी थोड़ी सी समझ बन जाए इसलिए मैं उसे अलग से ऐड कर लिया हूं। ठीक है, तो यह 2 शब्दों से बना है। पुरा का मतलब है प्राचीन और पाषाण यानी कि पत्थर। तो प्राचीन पत्थर का जो काल था उसे पुरा पाषाण कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो वहां के जो लोग थे उस समय के मानव थे, वो केवल पत्थरों का यूज कर रहे हैं खाने पीने के लिए, बनाने के लिए, तो पत्थरों के औजारों को बना रहे हैं वो। तो यह नाम पुरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पुरापाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। यानी कि इसका कालखंड क्या है? 20 लाख साल पहले से लेकर के 12,000 साल पहले तक। ठीक है, इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है, आरंभिक, मध्य और उत्तर पुरापाषाण काल। तो पुरापाषाण काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3 भागों में, आरंभिक, मध्य और उत्तर पुरापाषाण काल। तो मानव इतिहास की लगभग 99% कहानियां जो हैं इसी काल के दौरान घटित हुई हैं। यहीं पे वो आग जलाना सीख रहा होगा, यहीं पे वो हो सकता है खेती बेती, पहिया वैया इस तरीके का आइटम कर रहा होगा। ठीक है, जिस काल में हमें पर्यावरण बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथिक यानी कि मध्य पाषाण युग कहते हैं। यानी पर्यावरण में अब बदलाव हो रहे हैं, अब पर्यावरण गर्म हो रहा है, तो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो उसे हम कह रहे हैं मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर के 10,000 साल पहले तक है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। यानी कि यहाँ पर जो औजार पुरापाषाण काल में जो आरंभिक काल था, उस आरंभिक काल में थोड़े बड़े पत्थर के औजार बना रहे होंगे। यहाँ मानव अब समझ गया होगा थोड़ा छोटे और नुकीले बनाएंगे तो ज्यादा काम करेंगे, तो यहाँ छोटे छोटे तुलनात्मक रूप से छोटे पत्थरों के औजार बनाए जा रहे हैं। ठीक है, चूंकि छोटे बनाए जा रहे हैं इसलिए इसे माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण काल भी कहा जाता है। प्राय इन औजारों में हड्डियां या लकड़ियों के मुट्ठे लगे होते थे, जिन्हें हंसियां या आई ऐसे औजार मिलते हैं आज। ठीक है, साथ साथ पुरापाषाण युग वाले लोग जो है औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे होंगे। अगले युग की शुरुआत 10,000 साल पहले होती है। इसे नवपाषाण काल युग कहा जाता है। नवपाषाण का क्या मतलब होगा यह आप बताइए। तो हम ये कह रहा है एनसीईआरटी, हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं, अगले अध्याय में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित हैं, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में इनके नाम का क्या रहे होंगे। यानी हमें तो पता नहीं है कि उस समय उस मानव ने अपनी जहां जगह रह रहा था उसका नाम क्या रखा होगा, क्या कहता होगा, कौन सा शहर है या कौन से गांव है, उसने कुछ तो नाम रखा होगा, हमें नहीं पता है। तो हमें नहीं पता, हम अपने अनुसार जो है उसका नाम रख दे रहे हैं। आपको पता भी होगा इतिहास किसे कहते हैं? इतिहास का मतलब है वर्तमान के प्रकाश में अतीत का अध्ययन। यानी हम आज की रोशनी में अतीत का अध्ययन कर रहे होते हैं। तो क्या मतलब है, जैसा हम आज कुछ क्रियाकलाप कर रहे हैं तो हम अंदाजा लगाते हैं ऐसा ही वो कुछ करते होंगे। हमारे विश्वास कुछ आज ऐसे हैं तो हम अंदाजा लगाते हैं उनके भी शायद ऐसे विश्वास होंगे। ठीक है, तो वर्तमान के प्रकाश में अतीत का अध्ययन होता है इतिहास। तो प्राचीन भारतीय इतिहास का कालखंड विभाजन ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, ये आपकी समझ के लिए बस मैं लेकर आया हूं। तो प्राचीन भारतीय इतिहास को 3 कालों में बांट रहे हैं हम, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य इतिहास काल या अर्ध इतिहास काल, और तीसरा है ऐतिहासिक काल। इसका क्या मतलब है? जहां पर हमें लिपि का अभाव है, जिसके बारे में हमें बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, केवल पुरातात्विक स्रोतों से ही हमें जानकारी मिल रही है, कुछ वहां के औजार मिल गए या कुछ आइटम मिल गए, उससे ही हम अंदाजा लगा रहे हैं कैसे रह रहे होंगे। तो वहां जानकारी का अभाव है यहाँ पर, तो इसलिए हम प्राग ऐतिहासिक काल कह रहे हैं इसे, प्री हिस्टोरिक पीरियड। यह 2.5 लाख से लेकर के कम से कम 2500 ईसा पूर्व की घटना है। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल या अर्ध ऐतिहासिक काल। क्या मतलब है इसका? कि लगभग इसका मतलब है कि लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व का कालखंड। इसे आद्य क्यों कह रहे हैं या अर्ध क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहां पर कुछ जानकारी हमारे पास है, कुछ नहीं है। जैसे लिपि का विकास हो चुका था, यहां लिपि विपि कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहां लिपि का विकास हो गया लेकिन वो पढ़ी नहीं जा चुकी है, इसलिए इसे आधा कह रहे हैं। यानी कि लिपि अगर पढ़ ली जाए तो हम यहाँ के इतिहास के बारे में सब कुछ जान सकते हैं, क्योंकि वहां सब कुछ लिखा हुआ। अब लिखा तो गया है पर हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, जानकारी पता ही नहीं कर पा रहे वहां, फिर हमें उसके लिए किस पर डिपेंड होना पड़ रहा है? पुरातात्विक स्रोतों के ऊपर। तो इसलिए हम इसे
आद्य इतिहास कह रहे हैं या अर्ध इतिहास कह रहे हैं। ये ऐतिहासिक काल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर लिपि भी लिख गई है, साहित्यिक स्रोत हैं जिन्हें पढ़ा भी जा चुका है, तो यहाँ इसके लिए पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत दोनों है, पर्याप्त जानकारी मिलती है यहाँ से, बहुत ज्यादा आपको अंदाजा लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो इसलिए इसे ऐतिहासिक काल कह रहे हैं। लिपि और लिखित साहित्य उपलब्ध है, ठीक है। तो इसीलिए जो है ऐतिहासिक समझ क्या होगी इस कालखंड के बारे में, सीमित होगी, आद्य के बारे में भी सीमित होगी, इसके बारे में विस्तृत आपको जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। अब इस प्राग ऐतिहासिक काल को ही 3 पार्ट में बांटा जा रहा है। तो प्राग ऐतिहासिक काल, मुख्य विशेषता क्या थी इसकी? इस काल में लिपि का अभाव है, ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं। इसके प्रमुख युग हैं पुरापाषाण काल युग, पुरापाषाण युग, मध्यपाषाण युग, नवपाषाण युग और ताम्रपाषाण युग। पुरा आपने यहां देखा था ना, यहां पर ये कह रहा पुरापाषाण युग, तो पुरापाषाण को यहां बांटा गया था 3 में, आरंभिक, मध्य और उत्तर, तो यहीं पे मैंने ये लिख दिया पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण, इसको हम आगे बांटेंगे, ठीक है। ये सारी विशेषताएं आप पढ़ लेना। तो पुरापाषाण युग 3, निम्न पुरापाषाण युग जिसे आरंभिक कह रहे हैं हम, मध्य पुरापाषाण के युग जिसमें एनसीईआरटी से मध्य कह रही है, उच्च पुरापाषाण युग, इसे एनसीईआरटी में क्या कहा गया है? आरंभिक, इसे आरंभिक पुरापाषाण युग कहा गया है एनसीईआरटी में, ठीक है। इसकी ये घटनाएं हैं, ये सारी विशेषताएं थी, इन्हें आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और पढ़ लीजिए आराम से, ठीक है। ये एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, आपकी समझने के लिए बस मैं इसे ले आया हूं आपके लिए, ठीक है। अब बदलती जलवायु, जो मैं स्टार्टिंग में अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि मौसम बदल रहा है, जलवायु बदल रही है, पर्यावरण में बदलाव हो रहे हैं, तो लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए हैं और गर्मी बढ़ने लगी। अब ठंड से गर्मी बढ़ रही है, गर्मी बढ़ रही तो इसका भी जो है दिमाग खराब होगा गर्मी से, तो इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। जब घास वाले मैदान बनने लगे तो इससे हिरण, वाहरसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे, ठीक है। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे, क्योंकि उनका खाद्य जो है उत्पाद क्या था, पहले शिकार करके खा रहे हैं। अब यहाँ पर जो है हिरण और बारहसिंगा ऐसे जो है जो घास खाने वाले जानवर थे उनकी संख्या बढ़ रही है। तो अब ये देख रहा है कि कब जन्म लेते हैं, किस तरीके से प्रजनन करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कब सोते हैं, उनका अध्ययन कर रहा है। तो अब इन्हें इनके बारे में जब इनके नॉलेज उसके पास पहुंच जाएगी तो इन्हें पालने की कोशिश करेगा इन्हें, ठीक है। तो हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी जरूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे होंगे। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई, ठीक है। अब देखिए साहब आगे खेती और पशुपालन की शुरुआत। कल मैंने बताया था ना खेती की शुरुआत जो है कहां सबसे पहले हुई थी, कल वाले उसमें देखिए आप जो लेक्चर में, तो बता देता हूं, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के आसपास के स्थान में जो है सबसे पहले गेहूं और जौ उपजाया जा रहा था। वहां के स्त्री पुरुष गेहूं जौ उपजा रहे थे। वहीं जो है नर्मदा घाटी के उत्तर में या नर्मदा नदी के उत्तर में चावल की खेती, यानी चावल के साक्ष्य मिले थे। तो पहली बार भारत में चावल कहां उपजाया गया? नर्मदा घाटी के उत्तर में। वो जगह कौन सी मैं अभी बताऊंगा, कोल्डी हवा, ठीक है। कोल्डी हवा में पहली बार चावल उपजाया गया। और जबकि सुलेमान किरथर जो है यहां पर मेहरगढ़ एक जगह थी जहां पर सबसे पहले जो है गेहूं और जौ उपजाने के साक्ष्य मिलते हैं। हालांकि पहले माना जाता था कि वो स्थानीय उनकी अपनी ही बुद्धि थी जिसकी वजह से उन्होंने उपजाया है वो गेहूं जौ वगैरह, लेकिन अब आधुनिक जो है कुछ नए अध्ययन हुए हैं, उस अध्ययन में बताया गया कि नहीं, वो भारी पश्चिमी दुनिया से प्रभावित थे, ठीक है। तो इसी दौरान खेती और पशुपालन की शुरुआत हो रही है। तो पशुपालन की शुरुआत क्यों हो रही है अभी पीछे आपको पता चल गया। तो पता चल गया अब जो मौसम बदल रहा है, वर्तमान परिवर्तन हो रहा है जलवायु में, तो इसके दिमाग में भी आया होगा। तो मौसम में परिवर्तन हो रहा है या जलवायु परिवर्तन हो रही है, तो अब घास जैसी चीजें उग रही हैं। अब प्रॉपर जैसे आज की घास है वैसी तो नहीं रही होगी, बड़ी बड़ी होगी थोड़ी घास, तो उसमें कुछ दाने निकल रहे होंगे कुछ, तो ये देख रहा होगा वो खाने के काम आ रही है। फिर ये अध्ययन करेगा उनका भी, अच्छा ये कब उगती है, दाने कब लगते हैं, कब पक जाता है ये, तो इसके दिमाग में भी आएगा मैं भी उगाऊंगा ऐसे,
तो वही यहाँ बात बताई गई है। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं और पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों का भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। शायद लगा रहा है, पूरी गारंटी के साथ नहीं कह रहा, 100% नहीं कह रहा, क्या कह रहा है, शायद महिलाओं, पुरुष और बच्चों ने उसे भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वह ये भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते हैं और कब पककर तैयार होते हैं। ऐसा करते करते लोगों ने अनाजों को खुद से पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे। तो इस तरीके से खेती का विकास हो रहा है, इस तरीके से जो है कृषि का विकास हो रहा है, वो खेती करना शुरू कर रहे हैं। यही कह रहा है। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। जब इन्हें दिख रहा है कि हिरण या जो भी घास वगैरह खाने वाले जानवर हैं वो घास खाते हैं, वो घास खाने आते हैं, इसकी जरूरत भी है उनको पकड़ने की, तो अब ये सोच रहा है मैं अपने यहाँ घास रख दूं तो ये हो सकता है यहाँ पर भी तो आएंगे, तो उन्हें घास दिखा दिखा के घर तक ला रहा है, तो ऐसे उन्हें अपने पास बुला रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया होगा वह कुत्ता का जंगली पूर्वज होगा। तो सबसे पहले अब बता रहा है कि किसको पाला गया होगा, मानव ने सबसे पहले किसे पाला गया होगा, वो कुत्ता बताया जा रहा है, कुत्ता का पूर्वज, यानी उस समय का जंगली भेड़िया। तो भेड़िया को, यानी कुत्ते का पूर्वज भेड़िया को सबसे पहले पालतू बनाया गया होगा। अब भेड़िया ही क्यों पालतू बनाया गया होगा, इसका पीछे आप जो कुछ लॉजिक लगा पा रहे हैं क्या? देखिए, कुत्ता जो है, अब चूंकि ये जानवरों को मारकर खा रहा था वहां का आदमी जो है, वहां का मानव, तो अब जब खा रहा होता तो उसका वेस्ट भी तो बचता होगा, उसका मलबा भी तो बचता होगा, हड्डी और तमाम दुनिया भर की चीजें, खराब चीजें ये ना खाता होगा, तो वहां इकट्ठा हो जाता होगा। अब ये कुत्ते जो है वहां सूंघ सूंघ के, क्योंकि इनकी सूंघने की क्षमता अच्छी है, तो सूंघ सूंघ के वहां आ जाते होंगे उन्हें खाने के लिए। इनको आसानी से भोजन मिल रहा है, कुत्तों को आसानी से भोजन मिल रहा है, साथ के साथ जो है देख रहे हैं कि ये तो कुत्ते का फायदा हो गया। अब इन मानव का क्या फायदा था, वो कुत्ता जो है आसपास के खतरे को देख के भौंकने लग जाता था, वो भौंकने लग जाता होगा, तो इन्हें पता चला अरे ये जो है पहचान लेता है कि खबका जहाँ कोई जंगली जानवर आ रहा है जो हमें मार सकता है, उसको ही पहले ही संकेत दे रहा है, तो ये तो हमारे काम की चीज है, तो कहना ऐसे अपने पास रखा जाए। ठीक है, तो इसलिए ये पहले सबसे पहले कुत्ता ही बना होगा, बाकी शेर को क्यों नहीं, शेर आता तो शेर इन्हें खुद ही खा जाता, तो इसलिए शेर नहीं बना होगा। तो ये कुत्ता को जो है इन्होंने सबसे पहले, धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूगर जैसे जानवरों को भी घरों के नजदीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे पशुपालक बन गए। यानी कुत्ता को आराम से खाना मिल रहा था, बिना मेहनत के शिकार किए हुए से खाना मिल रहा था, इनके घर की साफ सफाई हो जा रही थी, सुरक्षा भी मिल रही थी। ठीक है, ये तो हो गया कुत्ता पालने के कारण। अब भेड़ बकरियों का क्या हो रहा है कि ये आ रहे हैं, भेड़ बकरियों को आकर्षित कर रहे हैं, साथ के साथ भेड़ बकरियां अब इनके पास क्यों आए, क्योंकि जब भेड़ बकरियों को कोई शिकारी जानवर खाने आता था, मारने आता था, तो ये उससे बचा लेते थे। तो भेड़ बकरियों के मन में भी, या जो भी दूसरे जानवर थे, जंगली भैंसे, उनके मन में आ रहा है ये तो हमारा भला करने वाला आदमी, तो हमें बचाता है, तो वो इससे प्यार करने लगे हैं, प्यार करने लगे तो उनके यहाँ रहने लगे, तो इस तरीके से पशुपालक बन गया। तो इस तरीके से कृषि और पशुपालन की शुरुआत हो रही है। ठीक है, यहाँ एक क्वेश्चन है, क्या तुम बता सकते हो, बता सकती हो कि सबसे पहले कुत्ते को ही क्यों पाला गया होगा, जिसका मैंने लगभग आंसर बता दिया आपको, आप भी बताइए अगर आपके पास अलग जानकारी हो तो। ठीक है, बसने की प्रक्रिया, अब कैसे लोग बसे होंगे, तो वही बता रहा है, लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने के लिए बसने की प्रक्रिया नाम दिया गया है। अपनाए गए ये पौधे जानवर अक्सर जंगली पौधों जानवरों से भिन्न होते थे, इसकी वजह से बसने की प्रक्रिया की दिशा भी अपनाए गए पौधों और जानवरों को लोग चयन करते हैं। ठीक है, तो उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों और जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो, यानी कौन से जानवर और पौधे को खाने के लिए वो चूज करेंगे जिससे खाने के बाद बीमार ना हो, या उन्हीं जानवरों को पालेंगे जो ज्यादा बीमार ना हो। ठीक है, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने और अनाज पैदा होते हो, छोटे दाने के क्या करेंगे, साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दानों के भार को सहन करने के सक्षम हो, उस तरीके के ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता हुआ।
रखा जाता होगा क्योंकि भविष्य में फिर उन्हें उगाया जा सके, तो इसलिए ये बीज उगा करके उनको उपजा रहा है। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता था जो आमतौर पर अहिंसक होते थे। तो गाय, भैंस, भेड़, बकरी, हिरण, इन्हीं को पालतू बनाने के लिए सोचा जाता होगा, पालतू बनाकर इन्हीं का प्रजनन कराने की सोचा जाता होगा क्योंकि ये अहिंसक नहीं खाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से सारी इसमें बसने की प्रक्रिया बताई गई है, देख लीजिएगा आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के। ठीक है, अब एक नवीन जीवन शैली जो है, देखिए यहाँ पर दिखाया गया कि अनाज का उपयोग बीज के रूप में करता होगा, खाने के रूप में करता होगा, किसी को उपहार के रूप में, गिफ्ट के रूप में करता होगा कि कोई पसंद आ गई उसे, या किसी को कोई पसंद आ गया उसे जा करके लीजिए साहब, तो ये गिफ्ट के रूप में कर रहा है, उपहार के रूप में देने के लिए कर रहा है, भंडारा के लिए कर रहा होगा, आगे काम आएगा जब बरसात पड़ जाएगी तब नहीं मिलेगा खाने के लिए तब। तो तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि ये इस तरीके से सारी बात बताई है, आप देख लेना इसे। ठीक है, जानवर चलते फिरते खाद भंडारते, सही बात है, जहां जा रहा है वहीं मार के खा रहा है, जहां जा रहा है वहीं मार के खा रहा है, तो जहां भी जा रहा है वहां से जानवर मिल जा रहा है, मार के खा रहा है, तो चलते फिरते क्या है, घात भंडार है। तो यही बात कर रहा है। जानवर बच्चे देते थे जिससे उनकी संख्या बढ़ती है, अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब है आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। मानचित्र देखिए, ये मानचित्र है, यहाँ पर ये मानचित्र में जो है नवपाषाणकालीन, ये आपको देखना है, यहाँ हल्लूर, पयमपल्ली और ये कोल्डी हवा, यहाँ पर जो चावल के सबसे पहले स्रोत मिल रहे हैं, चावल के साक्ष्य मिल रहे हैं। महागढ़ा, मेहरगढ़, बुर्ज होम, दाओ जली हैंडिंग, चिरौंद, ये वो जगह हैं जहां पर ये कह रहा है कि देखो क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं, जो मैंने यहां पर दिखाया आपको, ये सारे नीले वर्ग हैं, दिख रहे हैं। तो इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहां पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। तो ये सारे जो है, जहां पर पेयमपल्ली, हल्लूर और आपका ये इधर महागढ़ा, कोल्डी हवा, ये सारी ऐसी जगह हैं जहां पर कृषि की जाती थी या पशु पाले जाते थे। बुर्ज होम आपको यहां पर पता होना चाहिए, मैं बता देता हूं आपको। बुर्ज होम में कुत्ते को मानव के साथ दफनाए जाने के साक्ष्य मिले, यानी कि मानव मर जाता था तो उसके साथ कुत्ते को भी दफना देते थे। तो आप बताना कमेंट करके कि वो कुत्ते को क्यों दफनाते होंगे उनके साथ में, हम इसे आगे बताएंगे। ठीक है, तो बुर्ज होम यहाँ कुत्ते के। मेहरगढ़ जहां पर गेहूं और जौ की खेती हो रही है, क्लियर कर देता हूं थोड़ा सा, किसकी हो रही है, गेहूं और जौ की खेती सबसे पहले हो रही है मेहरगढ़ में। यहाँ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिल रहे हैं। ठीक है, यहाँ कोल्डी हवा में चावल के साक्ष्य मिल रहे हैं, चावल की खेती के। तो इस तरीके से सारी बातें कही गई हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमी उत्तर में क्षेत्र में आधुनिक कश्मीर में, यानी कि ये वाला कश्मीर का क्षेत्र, ये वाला एरिया। ठीक है, कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिणी भारत में पाए गए। वास्तव में निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुपालकों की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। यानी कि यहाँ पर वास्तव में जो है पशुपालक रहते थे कि नहीं रहते थे, कृषक रहते थे नहीं रहते थे, इसकी जानकारी का पता कैसे लगाया जाए। तो कुछ चीजें मिली खुदाई करने के बाद वैज्ञानिकों को, पुरातत्वविदों को, उनका अध्ययन किया, उसके आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला। तो इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। तो जले हुए दाने के अवशेष मिल रहे हैं अनाज के, तो उससे लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे, या तो गलती से जल गए होंगे या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। गलती से जल गए होंगे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमें एग्जैक्ट नहीं पता है क्या हुआ होगा। तो वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता लगता है कि इस उपमहाद्वीप में यानी भारत में विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों को भी पहचान कर सकते हैं, इसलिए ये भी लगाया जा सकता है अंदाजा कि उस समय वो पशुपालक रहे होंगे। ठीक है साहब, इसे आप देख लेना सारे चित्र को, मैप को। अब स्थायी जीवन की ओर, अब चूंकि अब जीवन थोड़ा सा स्थायित्व की तरफ जाएगा, वो कृषि करना सीख गया है, पशु को पाल रहा है, तो थोड़ा सा जीवन स्थायी की तरफ जाएगा बस। तो पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थल पर झोपड़ी और
घरों के निशान मिले हैं। जैसे बुर्जहोम के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, बुर्जहोम यानी कश्मीर, वहां पर बारिश पड़ रही, वहां पर बर्फ पड़ रही, तो बर्फ के बचने के लिए वो गड्ढों के नीचे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें यहीं पर, यही नवपाषाण काल के बारे में पहले भी बता चुका हूं, तो ये सारी बातें आप एक नजर में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये पत्थर है, नवपाषाण युग के उपकरण है। ठीक है, यहाँ पर नोकदार पॉलिश किए गए योगी, जहां पर जैसे यहाँ पर बता रहे हैं, तो यहाँ पॉलिश, ओखली और मूसल का प्रयोग आज भी हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें दिख रही हैं। ये जो है उस समय का एक घड़ा टाइप का है, जिसे हम जो है मृदभांड कह सकते हैं। नवपाषाण युग में कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। तो ये क्या परिवर्तन हर जगह एक साथ आए होंगे? नहीं आएंगे ना, क्योंकि धीरे धीरे परिवर्तन हो रहे हैं, एक साथ तो परिवर्तन नहीं आएंगे। आज भी नहीं आए, आज भी जो है कहीं अमेरिका बहुत ज्यादा विकसित है तो बांग्लादेश कम विकसित है, श्रीलंका बहुत थोड़ा और ज्यादा गरीब है तो नेपाल की स्थिति कुछ और है, यूरोप की स्थिति और कुछ और है। तो धीरे धीरे जो है विकसित हो रहे हैं लोग। तो मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु, यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे पर के पास पास हरा भरा समतल स्थान है। मैंने दिखाया ही था आपको मैप में। ठीक है, ये मेहरगढ़, और यहाँ पर मैंने कल लेक्चर में सारी बातें बताई थी, यहाँ पर ये सारी बातें बता चुका हूँ। गेहूं और उगाना, भेड़ बकरी पालना, यहाँ पर लोग सीख रहे थे। यहीं पर जो है जानवरों की हड्डियां मिली हैं, इनमें हिरण और सुअर जैसे जंगली जानवर, भेड़ बकरियां की हड्डियां हैं। ठीक है, ये सारी बातें आपको सारी बातें बताता हूँ। और मृत्यु के सम्मान जताते थे, और यहीं पर जो मैंने बताया कुत्तों को साथ में दफनाते थे, कब्रों में मृत्यु के साम रखे जाते थे। ठीक है, अब साहब ये मैंने मैप दिखाई दिया। ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। तो कुत्ते को बता रहा हूं मैं, तो बकरी को भी दफनाया गया, क्योंकि पालतू जानवर है। ये परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा, क्योंकि ये मांसाहारी है। ये जो है फ्रांस में गुफा में की गई चित्रकारी है, ये भी पढ़ लीजिए आप जो है। ठीक है, अब नवपाषाण कालीन युग, ये सारी बातें आप एटलस में देख करके पढ़ लीजिए, क्योंकि अब यहाँ पर एटलस नहीं है। तो ये था आज का चैप्टर, हमारा चैप्टर 2। और अब आगे जो है कल चैप्टर 3 पढ़ेंगे, जिसका नाम है आरंभिक नगर। तो अगर आपको ये उम्मीद पसंद आया हो तो कृपया चैनल को लाइक करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।